हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। आप लोगों की टिप्पणी पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 73 फैंग यू। जब उन्होंने यह आवाज सुनी तो यांग ये और उस खूबसूरत महिला दोनों के हाव भाव अचानक बदल गए। यांग ये तेजी से उठ खड़ा हुआ, इससे पहले कि उसके हाथ में तलवार दिखाई देती, क्योंकि अगर कोई उसकी मां को ले जाना चाहता था तो उसे उसकी लाश के ऊपर से कदम रखना पड़ता। सुंदर महिला ने जोर से हंसते हुए कहा, जो आना है वह अंत में आएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने यांग ये और लिटिल याओ का हाथ पकड़ लिया और पत्थर के घर से बाहर चली गई। 5 खूबसूरत महिलाएं हल्के नीले रंग की पोशाक पहने हुए थीं, जो फूलों के डिजाइन से ढकी हुई थीं और पत्थर के घर के बाहर खड़ी थीं। उनके बाएं सीने पर एक अनजान नाम का खूबसूरत और जीवंत फूल कढ़ाई किया हुआ था। चांदनी की किरणों के नीचे यह एक क्रिस्टलीय और चमकदार चमक उत्सर्जित कर रहा था। जैसे ही उसने इस प्रतीक को देखा, यांग ये को पता चल गया कि वे फूल महल से थे। दूसरी ओर किंग होन के 3 लोगों का समूह, जो मूल रूप से घर के बाहर पहरा दे रहा था, अब जमीन पर पड़ा था। यांग ये ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि वे अभी भी सांस ले रहे थे और बेहोश हो गए थे। यांग यी की मां की आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति की झलक उभरी जब उसने नेतृत्व में खूबसूरत महिला को देखा, और उसने कहा, फैंग यी, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम फ्लावर गार्ड में शामिल हो जाओगी। फैंग यी नामक खूबसूरत महिला के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई और उसने कहा, हाँ, यह तुम्हें आश्चर्यचकित कर गया, है न? इतने साल पहले तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा मुझसे कहीं ज्यादा थी, और अगर तुमने एक आदमी के लिए फ्लावर पैलेस नहीं छोड़ा होता तो तुम्हारी उपलब्धियां शायद अब मुझसे कहीं ज्यादा होती। हालांकि दुर्भाग्य से तुम जिसे लोग इतने साल पहले परी फैंग कहते थे, वास्तव में स्वेच्छा से गिर गई और एक आदमी के लिए फ्लावर पैलेस को धोखा दिया। इस वजह से तुम वास्तव में अब आत्मा क्षेत्र के दूसरे रैंक पर हो। यांग ये ने जब यह सुना तो उसके दिल में झटका लगा। यह खूबसूरत महिला वास्तव में मेरी मां को जानती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके बीच दुश्मनी है। यह अच्छा नहीं है। यांग यी की मां ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अतीत की बातों के बारे में बात नहीं करना चाहती। फैंग यी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम संप्रदाय से थे, मुझे आपसे कुछ मांगने की अनुमति है। मेरे बच्चों को जाने दो। मैंने ही महल के नियमों का उल्लंघन किया था और यह उनसे संबंधित नहीं है। जब तक आप उन्हें जाने देते हैं, तब तक मैं आपके साथ महल में लौटने को तैयार हूं। फैंग यी ने यांग ये और लिटिल याओ की ओर देखा और फिर उसने कहा, फैंग यू, क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? महल के नियमों के अनुसार उन्हें तुम्हारे साथ महल में लौटना होगा और सजा भुगतनी होगी। तुम तैयार हो या नहीं, यह अब तुम्हारे ऊपर नहीं है। वे निर्दोष हैं, फैंग यू ने धीमी आवाज में कहा। फैंग यी ने ठंडी हंसी में कहा, अगर वे तुम्हारे बच्चे हैं तो वे निर्दोष नहीं हैं। असल में मुझे सच में समझ नहीं आता कि उस आदमी में ऐसी क्या खूबी थी। तुमने वास्तव में उसके लिए महल को धोखा दिया। मुझे मत बताओ कि यह प्यार की वजह से था। अगर वह तुमसे सच में प्यार करता था तो उसे तुमसे उलझना नहीं चाहिए था, न ही उसे तुम्हें महल से दूर ले जाना चाहिए था। इसके अलावा मुझे यह मत बताओ कि उसे फूल महल के नियम नहीं पता थे। फैंग यू के चेहरे पर एक दर्दनाक भाव उभर आया। कुछ देर बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहती। फैंग यी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम एक ही संप्रदाय के अनुयायी हुआ करते थे, मैं आपसे विनती करती हूं कि मेरे बच्चों को जाने दें। असंभव, फैंग यी ने धीमी आवाज में कहा। मेरा इनकार इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूं। मैं मानता हूं कि मैं इतने सालों पहले तुमसे ईर्ष्या करता था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम अब कैसी हो, तो मुझे अब ईर्ष्या नहीं होती। क्योंकि तुम मेरे ईर्ष्या करने के योग्य नहीं हो। तुम्हें इस बात का स्पष्ट पता होना चाहिए कि मैंने क्यों मना किया। फ्लावर पैलेस के नियम कुछ ऐसे नहीं हैं जिन्हें तुम या मैं बदल सकते हैं या उनके खिलाफ जा सकते हैं। उन्हें अपनी सजा पाने के लिए तुम्हारे साथ लौटना होगा। फैंग यू अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन इस समय यांग ये ने अपनी मां को देखा, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, और उसने कहा, मां, उससे फिर से भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा बेकार है। भले ही मैं आपकी और लिटिल याओ की रक्षा करने में असमर्थ हूं, लेकिन मैं मां और लिटिल याओ के साथ जी सकता हूं और मर सकता हूं। याओ एर मां और बड़े भाई के साथ जीना और मरना चाहती है। याओ एर मां को नहीं छोड़ेगी। छोटी याओ ने फैंग यू का हाथ कसकर पकड़ लिया और दृढ़ता से बोली। फैंग यू की आंखों से एक बार फिर से 2 पंक्तियां बह निकलीं। उसने यांग ये और लिटिल याओ को अपनी बाहों में खींच लिया, और फिर उसने कहा, मैं ही बेकार हूं। मेरे पास तुम दोनों की रक्षा करने की क्षमता नहीं है। मां ही बेकार है। जब उसने यह दृश्य देखा, तो बगल में खड़ी कुछ खूबसूरत महिलाओं की आंखों में एक उलझन भरी अभिव्यक्ति की झलक दिखाई दी। लेकिन वे जल्दी ही अपने आप को संभाल गईं। हालांकि उन्हें अपने सामने मौजूद इन 3 लोगों पर दया आ रही थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी फूल महल के नियमों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की, अकेले वे ही। फैंग यी की अभिव्यक्ति शांत थी जबकि उसकी आंखों में भावनाएं बिल्कुल भी नहीं बदली थीं।
जैसा कि उसने कहा था, वह वास्तव में अतीत में फैंग यू से ईर्ष्या करती थी, या यह कहा जाना चाहिए कि फूल महल के भीतर फैंग पीढ़ी के सभी शिष्य फैंग यू से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उस समय फैंग यू को परी फैंग कहा जाता था और चाहे वह ताकत या प्राकृतिक प्रतिभा के मामले में हो, वह बाकी सभी से बहुत आगे थी। इसलिए चाहे वे कितनी भी मेहनत करें, वे उसका मुकाबला करने में असमर्थ थे। उस समय फैंग यू ने फूल महल की युवा पीढ़ी पर राज किया था। बेशक उस समय भले ही वह फैंग यू से ईर्ष्या करती थी, लेकिन फैंग यी ने फैंग यू को बिल्कुल भी नाराज करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार पूरे संप्रदाय ने उस समय फैंग यू को बढ़ावा देने पर जोर दिया था, और संप्रदाय को आरोही रैंकिंग पर एक स्थान हासिल करने के लिए उस पर भरोसा करना था। हालांकि दुर्भाग्य से इस शिष्य ने, जिसे फूल महल ने अपनी पूरी ताकत से पाला था, एक आदमी के लिए महल को धोखा दिया था, और इसने उस समय महल के मास्टर और अन्य बुजुर्गों को पूरी तरह से नाराज कर दिया था। यह वास्तव में इसी वजह से था कि इतने लंबे समय बीत जाने के बाद भी फूल महल अभी भी फैंग यू का शिकार कर रहा था। जब उसने सोचा कि फ्लावर पैलेस में लौटने पर फैंग यू का क्या होगा, तो फैंग यी ने अपने दिल में आह भरी। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि उसने शुरुआत में फैंग यू का पीछा करने की पहल की थी, क्योंकि वह फैंग यू पर नजर रखना चाहती थी जो अपने चरम से गिर गया था। अब उसने यह देख लिया था, फैंग यू ने अतीत में जो सुरुचिपूर्ण व्यवहार किया था वह पूरी तरह से खो दिया था, और फैंग यू की ताकत भी उससे बहुत कम थी। तार्किक रूप से कहें तो मुझे इस दृश्य से खुश होना चाहिए, फिर भी न केवल मुझे कोई खुशी महसूस नहीं होती, बल्कि इसके बजाय मुझे एक प्रकार का दुख महसूस होता है। क्या यह हो सकता है कि महल के नियम वास्तव में बहुत निर्दयी हैं? जब उसने यह सोचा, तो फैंग यी का दिल कांप उठा और उसने जल्दी से अपने दिमाग से ये विचार निकाल दिए। उसके बाद उसने यांग यी और उसके परिवार को देखा और फिर कहा, फैंग यू चलो। यांग ये ने फैंग यी की ओर देखा। उसने गहरी सांस ली, इससे पहले कि उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा विस्फोटक रूप से उभर आए। यांग ये वहां खड़ा होकर खुद को पकड़े जाने नहीं देगा, नहीं वह सिर्फ यह देखेगा कि उसकी मां वापस लौटकर फूल महल के नियमों के अनुसार जो भी सजा भुगतने के लिए आए, उसे भुगते। वह जानता था कि वह अपने से पहले के 5 लोगों के मुकाबले में नहीं था, या यूं कहें कि वह इन 5 लोगों में से किसी के भी मुकाबले में नहीं था। लेकिन तो क्या, अपनी माँ और छोटी बहन की खातिर जो उसके पीछे थी, वह अपनी तलवार म्यान में रख लेगा, भले ही उसका सामना किसी संत दायरे के विशेषज्ञ से ही क्यों न हो। आपका साहस प्रशंसनीय है, लेकिन आप अपनी क्षमता को ज्यादा आंक रहे हैं। जैसे ही उसने यांग ये को देखा जिसने अपनी तलवार निकाली थी, फैंग यी ने उदासीनता से कहा। शायद जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर वहीं गायब हो गया और उसकी तलवार सीटियों की ध्वनि के साथ आकाश को चीरती हुई आगे चल रहे फैंग यी पर जा गिरी। यांग ये ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे, नहीं उन्होंने पीछे हटने की हिम्मत की। वह फैंग यी की सटीक साधना को नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि इस महिला की ताकत उस दिन से ब्लेडहैंड और सू किंगशी से बिल्कुल भी कम नहीं थी। इसके अलावा वह जानता था कि वह अपनी क्षमता से परे कुछ कर रहा था, और इस बात की बहुत संभावना थी कि वह इस आदान प्रदान में सीधे नष्ट हो जाएगा। लेकिन तो क्या, अपने प्रियजनों की खातिर मृत्यु की तो बात ही छोड़िए, उसे इसका भी कोई अफसोस नहीं होगा, भले ही उसकी आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में कभी प्रवेश न कर सके। यांग ये की गति और ताकत ने फैंग यी को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। यह केवल फैंग यी ही नहीं था, बल्कि फैंग यी के पीछे की खूबसूरत महिलाएं और खुद फैंग यू भी थोड़ा आश्चर्यचकित थे, क्योंकि नश्वर क्षेत्र में इस तरह की गति और ताकत हासिल करने से किसी को फूल महल में भी एक असाधारण प्रतिभाशाली माना जाएगा। बहुत अच्छी गति और आक्रमण शक्ति। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, फैंग यू ने अपना दाहिना हाथ यांग यी की ओर घुमाया और तेज हवा का एक झोंका उस पर चला। यांग यी का शरीर तुरंत उड़ गया, फिर भी यांग यी के हाथ में तलवार धनुष से छूटे तीर की तरह लग रही थी, और यह एक चमकदार सुनहरी चमक में बदल गई जो सीधे तेज हवा को भेदते हुए फैंग यी पर वार कर गई। इस बार फैंग यी सिर्फ हैरान नहीं थी, बल्कि वह थोड़ी चौंक गई थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये का हमला वास्तव में इतना भयंकर और तीखा होगा कि वह सीधे उसके द्वारा बनाई गई तेज हवा को भेद देगा। भले ही यह तेज हवा कुछ ऐसी थी जिसे वह अपने हाथ के एक सहज झटके से बना सकती थी, लेकिन वह आत्मा क्षेत्र की 8वीं रैंक की विशेषज्ञ थी। तार्किक रूप से कहें तो आत्मा क्षेत्र में एक विशेषज्ञ का सहज हमला कुछ ऐसा नहीं था जिसका विरोध प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के प्रोफाउंडर्स भी नहीं कर सकते थे। जैसे ही उसने यांग ये को पकड़ा जिसे फैंग यी ने उड़ा दिया था, फैंग यू की आंखों में एक झटका सा लगा जब उसने देखा कि यांग ये की तलवार फैंग यी द्वारा बनाई गई तेज हवा को चीरती हुई निकल गई। जाहिर है, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये की तलवार उसे चीर सकती है। जब उसने इतने साल पहले यांग ये को तलवार संप्रदाय में भेजा था, तो यांग ये को दक्षिणी क्षेत्र में जीवित रहने की क्षमता देने के अलावा उसने ऐसा फ्लावर पैलेस के पीछा करने के कारण भी किया था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये की ताकत वास्तव में अब इतनी भयानक होगी। उसे फूल महल में ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बस एक पल में फैंग यू ने फैसला किया।
बेशक उसने कभी यांग ये को फूल महल में ले जाने की अनुमति देने के बारे में नहीं सोचा था, और यह विचार अब और भी दृढ़ हो गया। आखिरकार एक बार जब उन्हें फूल महल में ले जाया गया, तो भले ही यांग ये बच गया हो, लेकिन उसका जीवन फूल महल द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। वह अपने बेटे को फूल महल का गुलाम बनने की अनुमति नहीं दे सकती थी। टकराना। फैंग यी ने एक बार फिर लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, और यांग ये की तलवार तुरंत उड़ गई। इसके अलावा यह यांग ये की ओर पहले से कई गुना तेज गति से वार करने लगी। जब उसने तलवार को बिजली की तरह उड़ते हुए देखा, तो फैंग यू की खूबसूरत भौहें सिकुड़ गईं। ठीक उसी समय जब उसने आगे बढ़ने का इरादा किया, तलवार की गति धीमी हो गई, और सभी की अचंभित निगाहों के सामने तलवार की गति धीमी और धीमी होती गई। अंत में वह यांग ये के सामने आ गई, जैसे कि वह टहलती हुई आई हो। जैसे ही उसने यांग ये के सामने तैरती तलवार को देखा, फैंग यी की आंखों में एक गंभीर भाव की झलक दिखाई दी, और जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। जाहिर है यांग ये की क्षमता और ताकत ने उसे यह महसूस कराया कि वह एक खतरा था। अध्याय 74 आकाश के नीचे और जमीन के ऊपर। जैसे ही उसने अपनी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करके अपने सामने तलवार को नियंत्रित किया, और यांग ये एक बार फिर हमला करने वाला था, ठीक इसी समय फैंग यू की आवाज अचानक उसके दिमाग में गूंज उठी। यार, तुम उसके लिए एक मैच नहीं हो। मैं बाद में एक गुप्त तकनीक को अंजाम दूंगा और उन्हें पकड़ लूंगा। तुम लिटिल याओ को अपने साथ ले जाओ और तलवार संप्रदाय में वापस जाओ। मुझे पता है कि तुम मौत से नहीं डरते हो, और मुझे पता है कि तुम नहीं चाहते कि मैं उनके साथ लौटूं और पीड़ित होऊं। हालांकि अभी आवेगपूर्ण तरीके से कार्य करने का समय नहीं है। जब तक जीवन है तब तक आशा है। जब तक तुम अभी भी जीवित हो तब तक मुझे आशा रहेगी। ठीक उसी समय जब यांग ये कुछ कहने ही वाली थी, फैंग यू के लाल होंठ एक बार फिर खुल गए, और उसने आवाज के जरिए कहा, अगर तुमने मना किया तो मैं तुरंत तुम्हारे सामने खुद को मार डालूंगी। यांग ये की आंखें लाल हो गईं और उसने दर्द का भाव प्रकट किया, और ऐसा लगा जैसे चाकू उसके दिल को चीर रहे हों। उसने लिटिल याओ की ओर देखा, जो अभी भी अपनी मां का हाथ कसकर पकड़े हुए था। लिटिल याओ अभी भी बहुत छोटी थी, इसलिए भले ही वह अपनी मां को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका छोटा चेहरा पहले से ही पीला और आतंक से भरा हुआ था। फैंग यू यांग ये को इस तरह के दर्द में नहीं देख सकती थी, फिर भी उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह अपने बेटे के चरित्र को जानती थी, और अगर वह उसे इस तरह मजबूर नहीं करती, तो वह उसे छोड़कर खुद नहीं भागता, भले ही वह उसे जान से मारने की धमकी दे। फैंग यी ने जब देखा कि फैंग यू ध्वनि संचरण के माध्यम से यांग यी से बात कर रहा था, तो वह भौचक्की रह गई, और उसने धीमी आवाज में कहा, क्या आप सभी हमारे साथ आने वाले हैं, या मुझे आप सभी को जबरदस्ती ले जाना चाहिए? हाँ, मुझे वापस ले जाने के बाद तुरंत मौत की सजा नहीं दी जाएगी। जब तक भविष्य में तुम्हारे पास पर्याप्त ताकत है, तब तक तुम मुझे फ्लावर पैलेस से बचा सकती हो। अगर तुम भी उनके द्वारा पकड़े गए, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं रहेगी। तो तुम्हें मेरी खातिर जीवित रहना होगा, ठीक है? जब उसने देखा कि यांग ये अभी भी संघर्ष कर रही थी, तो फैंग यू ने एक बार फिर आवाज संचारण के माध्यम से बात की, और उसने यांग ये को कुछ उम्मीद दी। यांग ये ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, जिससे उसके नाखून उसकी हथेली में चुभ गए, और उसका चेहरा पहले से ही मुड़ चुका था। वह घृणा से भर गया था। वह खुद से नफरत करता था, क्योंकि उसमें ताकत की कमी थी, क्योंकि अगर उसके पास पर्याप्त ताकत होती, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मां ने फ्लावर पैलेस के नियमों का उल्लंघन किया है। लेकिन उसके पास जरूरी ताकत नहीं थी। जब उसने देखा कि फैंग यू अभी भी ध्वनि संचरण के माध्यम से बोल रहा था, तो फैंग यी ने धीमी आवाज में कहा, उन्हें पकड़ो। फैंग यी के पीछे खड़ी 4 खूबसूरत महिलाओं की आकृतियां उसकी आवाज सुनकर हिलने लगी, और वे यांग यी के परिवार को घेरने के लिए आगे बढ़ीं। फैंग यू के चेहरे पर यह बात देखकर भाव बदल गए, और उसने लिटिल याओ को उठाया जो उसके बगल में थी, और उसे यांग ये की बाहों में फेंक दिया। उसने कहा, लिटिल याओ को ले जाओ और चले जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं कि तुम मुझे बचाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, फैंग यू के शरीर के भीतर से एक भयानक आभा की किरण फूट पड़ी। उसके बाद गहन ऊर्जा से बने अनगिनत क्रिस्टलीय फूल तुरंत आसपास के वातावरण में दिखाई दिए। जब बर्फ के टुकड़ों जैसे ये फूल आसपास दिखाई दिए, तो आसपास के वातावरण में भयावह फुफकार की असंख्य ध्वनियां गूंज उठीं। यह उनके द्वारा हवा को टुकड़े टुकड़े करने की ध्वनि थी। फैंग यी का चेहरा इन फूलों को देखकर भयानक रूप से पीला पड़ गया, और वह अनायास ही चिल्ला उठी। 100 फूलों का विच्छेदन। फैंग यू, तुमने वास्तव में ऐसी निषिद्ध तकनीक का प्रयोग किया है? क्या तुम सच में पागल हो गए हो? जब वह बोल रही थी, उसी समय फैंग यी और अन्य महिलाओं ने पीछे हटने के लिए अपनी चाल तकनीकों का उपयोग किया। फैंग यू ने फैंग यी पर कोई ध्यान नहीं दिया, और वह पीछे खड़े यांग ये पर दहाड़ने के लिए मुड़ी। छोड़ो, जल्दी करो। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी आंखों के सामने खुद को मार डालूं? यांग ये ने तेजी से फैंग यू के सामने 3 बार सिर झुकाया, और फिर उसने लिटिल याओ को गले लगा लिया, जो सिसकियों से घुट रही थी, और फिर पलटकर शहर के गेट की ओर भाग गई। माँ, मेरा इंतजार करो। तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा।
फैंग यू के पीले चेहरे पर मुस्कान की एक झलक तब आई जब उसने यांग ये की आवाज़ सुनी, और फिर उसने अपने शरीर के भीतर गहन ऊर्जा को प्रसारित किया और उन क्रिस्टलीय फूलों को फैंग यी और दूसरों की ओर बढ़ने के लिए नियंत्रित किया। वर्तमान में, वह केवल फैंग यी और दूसरों को नीचे गिराने की पूरी कोशिश कर सकती थी ताकि वह यांग ये को भागने के लिए कुछ समय दे सके। फैंग यू द्वारा अपनाई गई निषिद्ध तकनीक बहुत भयानक थी और इससे जो हंगामा हुआ वह बेहद चौंकाने वाला था। इस प्रकार साउथ पीस सिटी के सभी प्रोफाउंडर्स इससे हैरान थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी आकर लड़ाई देखने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा साउथ पीस सिटी के गार्ड भी उस तरह से काम करने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि लड़ाई से होने वाला हंगामा कुछ ऐसा था जिसे बनाने के लिए कम से कम एक स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ की आवश्यकता होती। इस स्तर के विशेषज्ञों का स्वभाव अजीब था, इसलिए अगर वे लड़ाई देखने आए तो ये विशेषज्ञ लापरवाही से अपनी जान ले सकते थे। काफी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। फैंग यू बिखरे बालों के साथ कमजोर होकर जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला था और खून का एक भी निशान नहीं था। इसके अलावा उसके मुंह के कोने से लाल रंग का एक छोटा सा निशान भी लटक रहा था। ऐसी निषिद्ध तकनीक का प्रयोग करने से आपकी नींव को नुकसान पहुंचा है। न केवल आपकी साधना गिर जाएगी, बल्कि आप अपने पूरे जीवन काल में अपनी साधना में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या यह इसके लायक था? फैंग यी ने फैंग यू को देखा जो कमजोर होकर जमीन पर बैठा था और धीमी आवाज में बोला। फैंग यू के मुंह के कोनों पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी और उसने कहा, अगर आपके भी बच्चे होते तो आपको पता चलता कि क्या यह इसके लायक है। फैंग यी ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे जीवन में कभी भी बच्चे नहीं होंगे। दूसरी ओर, तुमने एक आदमी के लिए महल को धोखा देकर अपना भविष्य त्याग दिया। अब तुमने 2 छोटे साथियों के लिए ऐसी निषिद्ध तकनीक का प्रयोग किया है। इसके अलावा इन 3 लोगों की वजह से तुम्हें हमेशा के लिए पैशनलेस क्लिफ के तल पर यिंगेल से दर्द सहना पड़ेगा। क्या यह वाकई इसके लायक है? फैंग यू ने कुछ नहीं कहा और वह बस उस दिशा को देखती रही जिस ओर यांग ये भागा था। वह वास्तव में फैंग यी को बताना चाहती थी कि इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने इसके बारे में बात नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि फैंग यी जैसा व्यक्ति जो छोटी उम्र से ही फ्लावर पैलेस में पला बड़ा है, वह इसे नहीं समझ पाएगा। वर्तमान में, वह केवल इस बारे में चिंतित थी कि क्या यांग ये सुरक्षित रूप से तलवार संप्रदाय में वापस आ पाएगा। जैसे कि वह जानती थी कि फैंग यू क्या सोच रहा था, फैंग यी ने ठंडे स्वर में कहा, और फिर उसने यांग ये की दिशा की ओर देखा और कहा, सच कहूं तो उसकी ताकत और क्षमता वास्तव में खराब नहीं है, और यह फ्लावर पैलेस की युवा पीढ़ी के कुछ प्रतिभाशाली लोगों से बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर वह बड़ा हो पाता है तो भविष्य में उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से असाधारण होंगी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उसे बढ़ने नहीं दूंगी। इसलिए मैंने व्यक्तिगत रूप से उसका पीछा करने का फैसला किया है। फैंग यू ने कुछ नहीं कहा और वह बस उस दिशा को देखती रही जिस ओर यांग ये भागा था। वह पहले ही वह कर चुकी थी जो वह कर सकती थी, और अब यह पूरी तरह से यांग ये के अपने भाग्य पर निर्भर था। फैंग यी ने कहा, उसे रोको और फिर सिटी गवर्नर एस्टेट में जाकर सिटी गवर्नर को स्पष्टीकरण दो। उसे बताओ कि यह हमारे फूल महल का आंतरिक मामला था। मैं उस बच्चे का पीछा करूंगा। तुम सभी को मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सिटी गवर्नर से बात करने के बाद तुरंत महल में लौट आओ। जब उसने बोलना समाप्त किया तो फैंग यी की आकृति अचानक दूर की ओर गायब हो गई। अगले ही पल वह पहले से ही 100 मीटर दूर दिखाई दे रही थी। साउथ पीस सिटी के बाहर यांग ये ने लिटिल याओ को अपनी बाहों में पकड़ रखा था और वह भूरे भेड़िए पर बैठकर चांदनी के नीचे सवार था और उसने भूरे भेड़िए को उसकी सीमा तक गति प्रदान की। यांग ये की अभिव्यक्ति अत्यंत उदास थी जबकि उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। इस समय वह अत्यधिक घृणा से भर गया था। फूल महल के प्रति घृणा के अलावा वह खुद से भी घृणा करता था क्योंकि उसमें शक्ति की कमी थी। क्योंकि अगर उसके पास पर्याप्त शक्ति होती तो उसकी मां उनके लिए उस निषिद्ध तकनीक को अंजाम नहीं देती। अगर उसके पास पर्याप्त शक्ति होती तो वह अपनी मां और लिटिल याओ की बेहतर तरीके से रक्षा कर पाता। अगर उसके पास शक्ति होती, हाँ, अगर उसके पास ताकत होती तो सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक होता। लेकिन उसके पास ताकत नहीं थी। वह नश्वर क्षेत्र में सिर्फ एक प्रोफाउंडर था और उसके पास उन फूल रक्षकों का विरोध करने की ताकत भी नहीं थी। मैं मजबूत बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई भी मेरे, यांग ये और मेरे प्रियजनों के भाग्य को नियंत्रित न कर सके। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के सभी नियम और कानून मुझे और मेरे प्रियजनों को नियंत्रित करने में असमर्थ हों। यांग ये ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और भूरे भेड़िए की पीठ पर दृढ़ता से बोला। इस क्षण से यांग ये का लक्ष्य स्पष्ट हो गया था। पहले उसका लक्ष्य केवल अपनी मां और छोटी बहन को एक अच्छा जीवन जीने देना था, लेकिन आज रात की घटना ने यांग ये को यह समझने का मौका दिया कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरल लक्ष्य वास्तव में कितना दूर और दुर्गम था। यदि वह इस लक्ष्य को पूरा करना चाहता था तो उसे फूल महल के नियमों की अवहेलना करने में सक्षम होना चाहिए। अन्यथा उसका यह लक्ष्य केवल एक हास्यास्पद विचार होगा।
भेड़िए की पीठ पर छोटी याओ यांग ये के करीब आ गई और उसने डरते हुए कहा, बड़े भाई, क्या माँ ठीक होगी? आज रात जो घटना घटी वह वाकई उसके लिए बहुत चौंकाने वाली थी। सबसे पहले उसकी माँ, जिसके साथ वह 10 साल से रह रही थी, अचानक किंवदंतियों की असाधारण विशेषज्ञ बन गई थी। उसके बाद किंवदंतियों के वे विशेषज्ञ जिनके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था और जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था, उसे और उसके प्रियजनों को पकड़ने आए थे। अप्रत्याशित घटनाओं की इस श्रृंखला ने उसे भयभीत और क्रोधित कर दिया, क्योंकि उसकी धारणा के अनुसार उसकी माँ कभी गुस्सा नहीं करती थी और उसकी माँ हमेशा सभी के प्रति दयालु और विनम्र रहती थी। इसके अलावा उसकी माँ ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जो नियमों या कानूनों के विरुद्ध हो। इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि वे उसकी माँ जैसी अच्छी इंसान को क्यों पकड़ना चाहते थे, और वे उसकी माँ को किस आधार पर पकड़ रहे थे। इस क्षण से इस भोली और मासूम बच्ची के दिल में नफरत का बीज गहराई से बो दिया गया। जब उसने लिटिल याओ को सुना तो यांग ये ने लिटिल याओ को कसकर गले लगाया और कोमल आवाज में कहा, चिंता मत करो, माँ ठीक हो जाएगी। माँ ने बड़े भाई से कहा कि वह ठीक हो जाएगी और उसने कहा कि वह बड़े भाई की ताकत का इंतजार करेगी और उसे बचाएगी। सचमुच? लिटिल याओ ने पूछा, तुम्हारा बड़ा भाई सच कह रहा है? ठीक इसी समय फैंग यी की आवाज एक बार फिर यांग ये और लिटिल याओ के कानों में सुनाई दी। यह आवाज सुनकर यांग यी को दिल में झटका लगा। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और एक नजर डाली। उसने देखा कि फैंग यी अचानक उनके ऊपर प्रकट हो गया था। अध्याय 75, चलो लड़ें। फैंग यी चांदनी की किरणों के नीचे हवा में तैर रही थी और उसकी पीठ के पीछे गहन ऊर्जा से बने पंखों की एक जोड़ी थी। फैंग यी की अभिव्यक्ति उदास थी, जबकि उसकी आंखें यांग यी के नीचे नर्क के भेड़िए को घूर रही थी और उसके दिल में सदमे की सीमा थी। नेदर वुल्फ सिर्फ 9वीं रैंक का डाकबीस्ट था। तार्किक रूप से कहें तो इस स्तर के डाकबीस्ट को उसे अपना संयम नहीं खोना चाहिए था। बेशक शर्त यह थी कि नेदर वुल्फ पर दो इंसान नहीं बैठे थे। कुछ विशेष कारणों से डाकबीस्ट और दक्षिणी क्षेत्र के मनुष्यों के बीच संबंधों को प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसे बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं कहा जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो उनके बीच कोई संवाद या संबंध नहीं है। बेशक अगर कोई इंसान बिना अनुमति के ग्रैंड मायरीड पर्वत के अंदरूनी हिस्से में पैर रखने की हिम्मत करता है, तो वह इंसान वापस नहीं आ पाएगा। इसी तरह अगर कोई डाकबीस्ट बिना अनुमति के इंसानों की दुनिया में पैर रखने की हिम्मत करता है, तो उसका पेट चीरकर उसका कोर निकाला जाएगा। फिर भी अब एक 9वीं रैंक डाकबीस्ट जिसे ग्रैंड मायरीड पर्वतों में दिखाई देना चाहिए था, वास्तव में मानव दुनिया में दिखाई दिया था, और यहाँ तक इसे मॉर्टल दायरे में एक प्रोफाउंडर द्वारा सवार किया जा रहा था। उसी समय जब इसने फैंग यी को चकित कर दिया, तो वह इस हद तक चौंक गई कि उसके विचार थोड़े अस्त व्यस्त हो गए। फैंग यी ने गहरी सांस ली और अपने दिल में सदमे को दबा लिया, और फिर उसकी आंखों में हत्या के इरादे की एक किरण चमक उठी, जैसा कि उसने अपने दिल में सोचा था। इस बच्चे को बिल्कुल भी जीने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अन्यथा भले ही वह फूल महल को धमकी देने में असमर्थ हो, लेकिन भविष्य में जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह निश्चित रूप से महल के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। यांग ये का दिल कांप उठा जब उसने फैंग यी की हत्या की मंशा को महसूस किया, और फिर उसने अपने भंवर डेंटियन के भीतर रहने वाले बैंगनी मिंग से कहा, छोटे साथी, भले ही मुझे ठीक से पता नहीं है कि तुम किस तरह के अस्तित्व हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी उत्पत्ति बिल्कुल असाधारण है। इसलिए बाद में भाग जाना। अगर तुम में क्षमता है तो मेरी छोटी बहन को मेरे साथ ले आओ, और अगर तुम में क्षमता नहीं है तो बस भाग जाओ। तुम्हारी क्षमता के साथ वह शायद तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी। यांग ये को वायलेट मिंग के भागने की क्षमता पर पूरा भरोसा था। आखिरकार उस दिन का वह काले वस्त्र वाला व्यक्ति उसके सामने खड़ी इस महिला से अनगिनत गुना ज्यादा खतरनाक था, लेकिन वह काले वस्त्र वाला व्यक्ति वायलेट मिंग को पकड़ने में असमर्थ था। इस महिला की तो बात ही छोड़िए। बैंगनी मिंग ने अपने वोटेक्स डेंटियन के भीतर पलकें झपकाईं। उसने अपना सिर नहीं हिलाया या सिर नहीं हिलाया, और उसके छोटे छोटे पंजों पर केवल एक हल्की बैंगनी चमक उभरी। तुम मेरी माँ और हमें क्यों पकड़ना चाहते हो? जब उसने फैंग यी को हवा में उड़ते हुए देखा तो लिटिल याओ थोड़ा डर गई, फिर भी उसने यह सवाल पूछा। फैंग यी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, और उसने यांग ये की ओर देखा और पूछा, यह 9वीं रैंक का डाकबीस्ट तुम्हारे साथ क्यों है? मुझे मत बताओ कि यह तुम्हारा पालतू जानवर है। दक्षिणी क्षेत्र में कुछ रईस पालतू जानवर रखना पसंद करते हैं, लेकिन वे पालतू जानवर ज्यादातर 5वीं रैंक या उससे नीचे के होते थे, और वे डाकबीस्ट की बेहद नम्र प्रजाति के होते थे। उसने कभी किसी पालतू जानवर को 9वीं रैंक का डाकबीस्ट होते हुए नहीं देखा या सुना था, और खासकर ऐसा जो नेदर वुल्फ की तरह लड़ाई में बेहद दुर्जय हो। फूल महल मेरी माँ के साथ क्या करेगा? यांग ये ने उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया। फैंग यी ने कोई जवाब नहीं दिया, और इसके बजाय उसने उसे अपनी शर्तें बताईं। मुझे बताओ कि तुम इस 9वें रैंक के डाकबीस्ट को कैसे नियंत्रित करते हो, और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं और तुम्हें मेरे फूल महल का फूल सेवक बनने की अनुमति दे सकता हूं। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, यांग ये ने फैंग यी को देखते हुए कहा। फैंग यी ने भौहें से कुड़ी, और वह अपने दिल में थोड़ी नाराज थी।
हालांकि जब उसने डार्कबीस्ट को नियंत्रित करने के लिए यांग ये के तरीके के बारे में सोचा तो वह केवल समझौता कर सकती थी। चिंता मत करो, फूल महल उसे मौत की सजा नहीं देगा और उसे शायद पैशनलेस क्लिफ के तल पर कैद कर दिया जाएगा, जहां उसे पैशनलेस फ्लावर से आने वाली ठंडी हवाओं और जहर से प्रताड़ित किया जाएगा। अतीत में महल के नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों को एक ही परिणाम भुगतना पड़ा और यह उन्हें एक उदाहरण बनाने के लिए किया गया था। हालांकि दुर्भाग्य से यह तरीका वास्तव में प्रभावी नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस बार महल एक अलग तरीका अपनाएगा। यांग ये ने एक गहरी सांस ली और उसने फैंग यी को देखा, जैसे उसने एक क्रूर मुस्कान प्रकट की और कहा, मैं यांग ये कसम खाता हूं कि अगर मैं नहीं मरता तो मैं निश्चित रूप से आप सभी द्वारा मेरी मां को दी गई यातना को 100 गुना करके लौटा दूंगा। फैंग यी के मुंह के कोनों में तिरस्कार की एक झलक भर गई और उसने कहा, आज मैं आखिरकार समझ गई कि किसी की ताकत को ज्यादा आंकना कैसा होता है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप केवल नश्वर क्षेत्र में एक प्रोफाउंडर हैं जिसके पास एक अच्छी प्राकृतिक प्रतिभा है। भले ही आप एक साल क्षेत्र विशेषज्ञ हों, आप मेरे फूल महल के लिए थोड़े अधिक दुर्जय चींटी ही होंगे। मेरे फूल महल के संसाधन और भंडार कुछ ऐसे नहीं हैं जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, मैं मूल रूप से आपकी जान बख्शने और आपको सिर्फ एक फूल दास बनने की अनुमति देने का इरादा रखता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह मत सोचिए कि अगर आप मुझे बताने से इनकार करते हैं तो मैं आपके पास मौजूद रहस्यों को पाने में असमर्थ हूं। तो फिर तुम कुछ कदम क्यों नहीं उठाती, कुतिया? यांग ये ने बोलते हुए एक क्रूर भाव प्रकट किया। फैंग यी की आंखों में हत्या की नीयत चमक उठी। जब वह आगे बढ़ने ही वाली थी तो अचानक उसकी भौहें तन गईं और उसने आसपास की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, जब तुम आ ही गए हो तो अपने आप को दिखाओ। एक सफेद छाया चमकी और फिर एक महिला जिसने सफेद पोशाक पहनी थी और हरे रंग की तलवार थामे हुए थी यांग ये के बगल में दिखाई दी। वह महिला कोई और नहीं बल्कि सु किंगशी थी जिसके साथ यांग ये ने एक समझौता किया था। यांग ये ने सु किंगशी को देखकर अपने दिल में राहत की सांस ली। उसे मौत का डर नहीं था, लेकिन उसे डर था कि लिटिल याओ उसके साथ मर जाएगी। भले ही उसे नहीं पता था कि सु किंगशी यहाँ क्यों आई थी, लेकिन अब यह महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि लिटिल याओ सुरक्षित थी। तलवार संप्रदाय का सदस्य फैंग यी ने भौहें से कुढ़ी और फिर उसने धीमी आवाज में पूछा। सु किंगशी ने यांग ये की ओर देखा जिसके चेहरे पर अभी भी एक क्रूर भाव था और फिर उसने फैंग यी की ओर देखा और सिर हिलाया। फिर उसने कहा, वह मेरे तलवार संप्रदाय का शिष्य है, आप उसे छू नहीं सकते। फैंग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने कहा, वह मेरे फूल महल के एक शिष्य का बेटा है जिसने महल के नियमों का उल्लंघन किया है। आपको मेरे फूल महल के नियमों के बारे में स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। झनकार, सु किंगशी के हाथ में हरी तलवार अचानक उसकी खूबसूरत हथेली से छूटने के लिए संघर्ष करती हुई आगे बढ़ी और पीछे एक हरे रंग की छवि छोड़ते हुए आसमान में चली गई और एक शानदार तलवार की आवाज निकली। तो चलो लड़ते हैं। फैंग यी की आंखों में एक गंभीर भाव की झलक उभरी जब उसने उस हरे रंग की तलवार को देखा क्योंकि वह वास्तव में एक पृथ्वी रैंक की तलवार थी। उसकी साधना उससे पहले वाली महिला के बराबर थी, इसलिए वह मूल रूप से इस महिला से लड़ने से नहीं डरती थी। हालांकि इस महिला की तलवार पृथ्वी रैंक पर थी, जबकि उसका डार्क ट्रेजर केवल गहन रैंक के उच्च ग्रेड पर था। भले ही यह केवल एक रैंक कम था, लेकिन उनके बीच का अंतर असाधारण रूप से बड़ा था। इस वजह से उसे संकोच हुआ क्योंकि जब दो गहन संस्थापकों की साधना बराबर थी, तो यह डार्क ट्रेजर और तकनीकें थीं जो जीत की कुंजी थीं। मेरे फूल महल और तलवार संप्रदाय के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, जबकि आपके तलवार संप्रदाय की भूत संप्रदाय से दुश्मनी है। मेरे फूल महल ने हमेशा तटस्थ स्थिति बनाए रखी है। तो क्या आप वास्तव में एक बाहरी दरबारी शिष्य की खातिर मेरे फूल महल से दुश्मनी करना चाहते हैं? फैंग यी ने धीमी आवाज में कहा। सु किंगशी ने उसके शरीर में गहन ऊर्जा प्रवाहित की और उसने उदासीनता से कहा, शत्रुता बनती है या नहीं, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप जैसे एक साधारण बुजुर्ग तय कर सकते हैं। अब अपनी सांसों को बर्बाद मत करो। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो आगे बढ़ो। जैसे ही उसने कहा, एक भयानक प्रभावशाली आभा तुरंत फैंग यी की ओर फैल गई। फैंग यी अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक इस भव्य आभा ने उसे घेर लिया, जिससे उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और वह अनायास ही चिल्ला उठी। तलवार बल, यह वास्तव में तलवार बल है। तुम तलवार संप्रदाय की परिसु हो। हाँ, सु किंगशी ने स्वीकार किया। जब उसने सु किंगशी को यह तथ्य स्वीकार करते सुना, तो फैंग यी के पास अब लड़ने का जरा भी इरादा नहीं था। आखिरकार, सु किंगशी एक विशेषज्ञ थी जिसे हिडन ड्रैगन रैंकिंग में स्थान दिया गया था। हिडन ड्रैगन रैंकिंग क्या थी? असेंशन रैंकिंग की तरह, यह एक ऐसी जगह थी जहां सभी राक्षसी प्रतिभाएं एकत्रित होती थीं। भले ही उसकी साधना सु किंगशी के बराबर थी, लेकिन वह जानती थी कि भले ही सु किंगशी के पास अर्थ रैंक की तलवार न हो, फिर भी वह सु किंगशी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। परिसु, भले ही मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूं, लेकिन फूल महल इस मामले को जाने नहीं देगा। भविष्य में मेरा फूल महल निश्चित रूप से स्पष्टीकरण मांगने के लिए तुम्हारे तलवार संप्रदाय के पास जाएगा।
ये शब्द कहने के बाद फैंग यी ने मुड़कर देखा और चली गई। इस पल उसे थोड़ा पछतावा हुआ। उसे उन फूल रक्षकों को जाने के लिए कहने का पछतावा हुआ, अन्यथा उन सभी पांचों की संयुक्त सेना के साथ सु किंगशी उनके लिए एक मुकाबला नहीं होगा, चाहे सु किंगशी कितनी भी दुर्जय क्यों न हो। जब उसने फैंग यी को सु किंगशी से डरते हुए देखा तो यांग ये ने अपने दिल में बुदबुदाया, यह ताकत है, यह ताकत है। मैं यांग ये भी ऐसी ही ताकत चाहता हूँ। मैं यांग ये इससे भी ज्यादा मजबूत ताकत चाहता हूँ। बड़ी बहन, मेरी माँ को बचा लो, ठीक है। छोटी याओ ने भेड़िए के ऊपर से सु किंगशी से विनती की। भले ही वह उनकी ताकत और साधना के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसके सामने खड़ी यह बड़ी बहन बेहद दुर्जय है। क्योंकि वह महिला जो उड़ सकती थी, इस बड़ी बहन से डर गई थी। इसलिए उसे लगा कि जब तक यह बड़ी बहन तैयार है, तब तक यह बड़ी बहन निश्चित रूप से उसकी मां को बचा पाएगी। यांग ये ने लिटिल याओ की बात सुनकर सु किंगशी की तरफ भी देखा। उसके मन में पुरुष प्रधानता या आत्मसम्मान की वह अजीब भावना नहीं थी। अगर सु किंगशी अपनी मां को बचाने में सक्षम होता और अपनी मां को पीड़ा से बचने देता, तो वह केवल सु किंगशी के प्रति हार्दिक आभार महसूस करता और उसे लगता कि वह बेकार है क्योंकि एक महिला ने उसकी मदद की थी। जब उसने उनकी आशा भरी निगाहों को देखा तो सु किंगशी को लगा कि वह उन्हें मना करने में असमर्थ है, फिर भी उसने अंत में अपना सिर हिला दिया। यह बहुत संभव था कि यांगे को बचाने से तलवार संप्रदाय और फूल महल के बीच संघर्ष पैदा हो जाए, और अगर उसने यांगे की मां को बचाया तो यह बहुत संभव था, लेकिन निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय जिस स्थिति में था, वह वास्तव में अपने और फूल महल के बीच संघर्ष को बर्दाश्त करने में असमर्थ था। छोटी याओ कुछ और कहने ही वाली थी कि यांग ये ने उसे रोक दिया और कहा, छोटी याओ, अब और मत पूछो। बड़ा भाई माँ को बचाएगा। बड़ा भाई वादा करता है कि मैं माँ को जरूर बचाऊंगा और हमारे परिवार को फिर से एक होने दूंगा। वो उन्होंने माँ को क्यों पकड़ लिया? क्यों? छोटी याओ ने मुड़कर यांग ये को कसकर गले लगा लिया और सिसकियां लेने लगी। कुछ ही समय में लिटिल याओ यांग ये की बाहों में गहरी नींद में सो गई। क्या तुम मुझसे नाराज हो? इस बीच सु किंगशी ने यांग ये से यह सवाल पूछते हुए अपनी पीठ पीछे की। वह इस बार इसलिए आई थी क्योंकि उसे पता चला था कि लियू किंगयू और तलवार संप्रदाय के दो अन्य बाहरी दरबारी शिष्य यांग ये को नुकसान पहुंचाने के लिए साउथ पीस सिटी आए थे। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह साउथ पीस सिटी में अभी अभी हुई घटनाओं को देखेगी। यांग ये ने लिटिल याओ के सिर को सहलाया और धीमी आवाज में कहा, शुरू में मुझे तुमसे थोड़ी नाराजगी हुई थी, लेकिन अब नहीं। मैं बहुत हैरान और आभारी हूं कि तुम मेरे और मेरी छोटी बहन के लिए फ्लावर पैलेस को अपमानित करने में सक्षम थे। लेकिन चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बिना किसी खर्चे के नहीं बचाई होगी क्योंकि मैं आरोही रैंकिंग में चढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। जब उसने यांग ये सुना तो सु किंगशी के हाथ में हरी तलवार हल्के से कांपने लगी, जबकि उसके होंठ थोड़े हिले, फिर भी उसने अंत में कुछ नहीं कहा। अध्याय 76 लियू कबीला। यांग ये ने अपने सामने खड़ी महिला को देखा और उसकी आंखों में एक जटिल भाव की झलक दिखाई दी। वह एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने पूछा, आप साउथ पीस सिटी में क्या कर रही हैं? सु किंगशी ने उसे कारण नहीं बताया और उसने बस उदासीनता से कहा, डार्कबीस्ट को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता बहुत चौंकाने वाली है, इसलिए बेहतर है कि आप मानव दुनिया में नेदर वुल्फ को न बुलाएं। अन्यथा आपको अंतहीन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जब उसे फैंग यी के पहले के हैरान करने वाले भाव याद आए तो यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने लिटिल याओ की ओर देखा जो उसके आलिंगन में लेटा हुआ था और कहा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? बोलना, सु किंगशी ने कहा। जैसे ही उसने गहरी नींद में सो रही छोटी याओ को देखा, यांग ये की आंखों में कोमलता की एक किरण चमक उठी और फिर उसने कहा, क्या तुम मेरी छोटी बहन की देखभाल करने में मेरी मदद कर सकते हो? मेरी माँ ने कहा कि उसकी प्राकृतिक प्रतिभा खराब नहीं है और वह उसे निखार सकती है। अगर यह संभव है तो उसे अपने साथ निखारने दो। सु किंगशी की खूबसूरत भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने धीमी आवाज में कहा, फूल महल की ताकत बेहद भयानक है। महल के दूसरे विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़िए, पहले के फूल रक्षक ही ऐसे विशेषज्ञ नहीं हैं जिनके खिलाफ तुम जा सको। इसके अलावा पहले के वे कुछ लोग शायद फूल रक्षक के भीतर एक छोटा समूह ही हैं और फूल रक्षक में उनकी ताकत निचले मध्य में है। अगर तुम अब उन्हें ढूंढने जाओगे तो तुम अपनी जान दे दोगे। समझे? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। मेरी माँ ने मुझे और मेरी छोटी बहन को भागने की अनुमति देने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई है, इसलिए मैं इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि अपनी जान दे दूं। मैंने आपसे लिटिल याओ को अपने साथ चलने की अनुमति देने के लिए कहा क्योंकि मैं चाहता हूं कि लिटिल याओ मजबूत बने। आखिरकार मेरे लिए हर समय उसके साथ रहना और उसकी रक्षा करना असंभव है। उसके पास अपनी ताकत होनी चाहिए। इसके अलावा अगर वह तलवार संप्रदाय में शामिल हो जाती है और तलवार संप्रदाय को नहीं छोड़ती है, तो मुझे लगता है कि फूल महल उसे पकड़ने के लिए तलवार संप्रदाय में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। जब उसने यांग ये की बात सुनी तो सु किंगशी को अपने दिल में राहत महसूस हुई और फिर उसने सिर हिलाया और कहा, मैं ऐसा कर सकती हूँ।
धन्यवाद, यांग ये ने गंभीर भाव से कहा। सु किंगशी ने अपना हाथ हिलाया और हरी तलवार उसके सामने क्षैतिज रूप से रखी गई, इससे पहले कि वह कहती, नीदर वुल्फ को दूर रखो। मैं तुम्हें और तुम्हारी छोटी बहन को तलवार संप्रदाय में वापस ले जाऊंगी। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरी छोटी बहन को वापस ले जाओ, मुझे अभी भी साउथपीस सिटी में कुछ काम निपटाने हैं। चिंता मत करो, मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। सु किंगशी ने यांग ये पर गहरी नजर डाली और फिर वह लिटिल याओ को लेकर चली गई। सु किंगशी और लिटिल याओ को क्षितिज में गायब होते देखने के बाद यांग ये ने मुड़कर साउथपीस सिटी की ओर देखा और एक क्रूर भाव से कहा, लियू कबीले, अगर आप सभी नहीं होते तो मेरी माँ ने लड़ाई नहीं की होती और फूल महल ने उन पर ध्यान नहीं दिया होता। चलो अतीत और वर्तमान की दुश्मनी दोनों का बदला लेते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने नेदर वुल्फ को अपने डेंटियन में रख लिया और फिर वह साउथपीस सिटी की ओर दौड़ पड़ा। डॉट 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 लियू कबीला। लियू कबीले के कुलपति लियू नान 40 वर्ष से अधिक उम्र के थे और उनका शरीर थोड़ा मोटा था। लंबे समय तक संचय के बाद वह, जो एक अत्यंत हीन प्राकृतिक प्रतिभा का स्वामी था, नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक तक भी पहुंच गया था। लियू कबीला पहले से ही साउथपीस सिटी में एक बड़ा कबीला था और इस तथ्य के साथ कि उनके बेटे लियू किंगयू को तलवार संप्रदाय के बाहरी दरबार के शिष्य के रूप में भर्ती किया गया था, लियू नान बेहद प्रतिष्ठित थे और यहां तक साउथपीस सिटी के सिटी गवर्नर को भी उनके प्रति थोड़ा विनम्र होना पड़ा। हालांकि लौटने पर अतिथि एल्डर ने जो शब्द उससे कहे, उनसे लियू कबीले के प्रतिष्ठित और अभिमानी कुलपति पूरी तरह से भयभीत हो गए। वह पहले से ही लगभग 2 घंटे से हॉल में बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। जब उसने सोचा कि वह वास्तव में एक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ को अपनी रखेल कैसे बनाना चाहता था, तो उसे अपनी जान लेने की भी इच्छा हुई। यह एक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ था। उसकी रखेल बनने की बात तो दूर, साम्राज्य के राजकुमार और राजाओं के पास भी इसके लिए योग्यता नहीं थी। ठीक इसी समय एक परिचारक दौड़ता हुआ हॉल में आया। जब उसने इस व्यक्ति को देखा तो लियू नान ने जल्दी से कहा, क्या हुआ? शहर के गवर्नर ने क्या कहा? क्या वह मेरे लियू कबीले की सुरक्षा के लिए गार्ड बढ़ाने को तैयार है? हाँ। जब उसे पता चला कि यांग ये की माँ एक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ थी, तो लियू नान पहले तो इतना डर कि उसके हाथ पैर कमजोर हो गए। हालांकि जब वह सदमे से उभरा तो उसने जल्दी से एक अटेंडेंट को शहर के गवर्नर से मदद मांगने के लिए भेजा। हालांकि वह जानता था कि शहर का गवर्नर निश्चित रूप से उसकी मदद नहीं करेगा, उसके पास कोई और विकल्प नहीं था और वह केवल शहर के गवर्नर से भीख मांग सकता था, क्योंकि केवल नगर गवर्नर ही जिंग राज्य की राजधानी से सहायता मांग सकता था। परिचारक ने कहा, कुलपति, शहर के गवर्नर ने लॉर्ड लियू से चिंता न करने के लिए कहा है। यांग ये की माँ फूल महल की एक शिष्या है जिसने इसके नियमों का उल्लंघन किया है और उसे पहले ही फूल महल के सदस्यों द्वारा पकड़ लिया गया है। इसके अलावा फूल महल के वे सदस्य यांग ये और उसकी छोटी बहन को पकड़ने के लिए भी गए हैं जो भाग गए हैं। इसलिए हमारा लियू कबीला सुरक्षित है। सचमुच? लियू नान बहुत खुश हुई। बेशक यह सच है। हाहा। लियू नान ने बेशर्मी से ठहाका लगाया। थोड़ी देर हंसने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो वह फ्लावर पैलेस की शिष्या थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी सुंदर थी और उसकी बेटी भी एक सच्ची सुंदरता बनने वाली थी। दुर्भाग्य से उन्हें बस मेरे लियू कबीले के खिलाफ जाना पड़ा। यह उसी का नतीजा है। अचानक एक तलवार की रोशनी चमकी। हवा में गूंजी फुफकार के साथ ही लियू नान के सामने खड़े सेवक का सिर एक चाप के आकार में आकाश में उड़ गया। लियू नान की हंसी अचानक बंद हो गई और उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। जैसे ही उसने यांग ये को देखा जो अचानक उसके सामने आ गया था, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या तुम फूल महल द्वारा पकड़े नहीं गए थे? यांग ये धीरे धीरे लियू नान के पास गया और चलते चलते उसने कहा, क्या आप बहुत निराश हैं? जब उसने यांग ये को आते देखा तो लियू नान के पैर कांपने लगे और उसने कहा, यांग ये, तुम क्या करने की सोच रहे हो? हम ग्रैंडकिन साम्राज्य की सीमाओं के भीतर हैं और मुझे मारना कानून के खिलाफ है। क्या तुम्हें ग्रैंडकिन साम्राज्य में वांछित होने का डर नहीं है? तुम्हारा क्या विचार है कि मैं तुम्हें कैसे मार दूं? जैसे ही उसने लियू नान को देखा जो उसके सामने भयभीत होकर खड़ा था, यांग ये बोलते हुए मुस्कुराया, फिर भी उसकी मुस्कान थोड़ी भयानक थी। यह वही व्यक्ति था जिसने यांग ये के परिवार को अक्सर परेशान किया था और यांग ये की मां को अपनी रखेल बनाने के लिए उसने लियू कबीले की ताकतों का इस्तेमाल करके यांग ये के परिवार पर हर समय दबाव डाला था, जिससे उसका परिवार साउथपीस सिटी में व्यवहारिक रूप से सबसे गरीब परिवार बन गया। फिर भी अब यह लियू कबीले की वजह से ही था कि उसकी मां की पहचान उजागर हुई और इसके कारण उसे फ्लावर पैलेस द्वारा पकड़ लिया गया। जब उसने यहां तक सोचा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई ब्लेड उसके दिल को चीर रहा हो। गार्ड। लियू नान ने यांग ये की आवाज सुनकर पागलों की तरह दहाड़ लगाए। भले ही वह नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक पर था, लेकिन यह एक ऐसी साधना थी जो समय के साथ जमा हुई थी और वह नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक के प्रवर्तक थे जिन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी।
इसलिए उन्होंने सबसे पहले मदद के लिए पुकारने और विरोध न करने के बारे में सोचा। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नौकरों के अलावा आपके लियू कबीले के सभी अतिथि, बुजुर्ग और सदस्य पहले ही मर चुके हैं। हाँ, मैंने ही उन्हें मारा है। अब केवल तुम ही बचे हो। यांग ये ने एक क्रूर मुस्कान प्रकट की। लियू नान की आंखें खुली की खुली रह गईं और वह आश्चर्य से बोला, तुम, मेरे लियू कबीले के 100 से ज्यादा सदस्य तुम्हारे द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। तुम शैतान हो। किंग यू तुम्हें जाने नहीं देगा। ग्रैंड किन साम्राज्य तुम्हें जाने नहीं देगा। यांग ये ने कहा, चिंता मत करो, मैं उन्हें भी नहीं जाने दूंगी। वे बहुत जल्द तुम्हारे साथ नीचे चले जाएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक तलवार की रोशनी चमकी और फिर लियू नान का सिर हवा में उड़ गया। यांग ये ने मुड़कर लियू कबीले की संपत्ति से बाहर निकल गया। उसके बाद उसने लियू कबीले की संपत्ति को देखा जो पहले से ही आग की लपटों में घिरी हुई थी, और उसने एक क्रूर मुस्कान दिखाते हुए कहा, जो कोई भी मेरे प्रियजनों को नुकसान पहुंचाएगा, मैं उसे 10 गुना नहीं 100 गुना वापस करूंगा। ठीक इसी समय ग्रैंड किन साम्राज्य के सैनिकों के एक समूह ने काले कवच पहने हुए यांग ये को घेर लिया, और फिर एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसने एक शानदार लबादा पहना हुआ था, यांग ये के पास आया और धीमी आवाज में कहा, आप तलवार संप्रदाय के बाहरी दरबार के शिष्य हैं। मैं साउथ पीस सिटी का सिटी गवर्नर हूँ। अगर उसे पता होता कि यांग ये की माँ एक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ थी, तो वह लियू कबीले की रिश्वत को स्वीकार नहीं करता, चाहे कुछ भी हो। हालांकि दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। इसलिए चूंकि उसने पहले ही यांग ये को नाराज कर दिया था, तो उसे इस संभावित परेशानी को खत्म करना था। इसलिए जब लियू कबीले के सेवकों ने इस घटना की सूचना शहर के गवर्नर एस्टेट को दी, तो उन्होंने खुद 100 से ज्यादा 9वीं रैंक के नश्वर क्षेत्र के रक्षकों को वहां भेजा। उन्हें पता था कि संप्रदायों के अनुयायी आमतौर पर उन लोगों से लड़ने में सक्षम होते हैं जिनके पास उनसे ज्यादा उच्च साधनाएं होती हैं। इसलिए उन्होंने साउथ पीस शहर के सभी रक्षकों को बुला लिया। 100 से ज्यादा 9वीं रैंक के नश्वर क्षेत्र के विशेषज्ञ सेना से बाहर निकल चुके थे, इसलिए एक प्रथम स्वर क्षेत्र विशेषज्ञ भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। जब उसने अपने सामने खड़े इस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा, तो यांग ये के मुंह के कोनों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। अगर यह अधेड़ उम्र के आदमी ने लियू कबीले के साथ मिली भगत नहीं की होती, तो पहरेदार समय रहते आ जाते और उसकी मां अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करती। यह आदमी मौत का हकदार है। जब उसने यांग ये की हत्या की मंशा को देखा, तो अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें सिकुड़ गईं, और वह 2 कदम पीछे हट गया और फिर बोला, यांग ये, भले ही तुम तलवार संप्रदाय के बाहरी दरबार के शिष्य हो, लेकिन तुम्हें मेरे शहर में किसी के कबीले का सफाया करने का अधिकार नहीं है। तुम पहले ही ग्रैंड किन साम्राज्य के कानूनों का उल्लंघन कर चुके हो। पहरा दो, उसे पकड़ लो। ठीक उसी समय जब उन पहरेदारों ने आगे बढ़ने का इरादा किया, यांग ये की आकृति हिल गई और एक तलवार की रोशनी चमक उठी। उसके बाद शहर के गवर्नर के सिर पर खून की एक किरण हवा में उड़ गई। हर कोई बेहद हैरान था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये वास्तव में शहर के गवर्नर को सार्वजनिक रूप से मारने की हिम्मत करेगा। नहीं, उन्होंने कभी सोचा था कि उसकी गति वास्तव में इतनी तेज होगी कि वे यह भी पता नहीं लगा पाएंगे कि उसने यह हमला कैसे किया। नगर के गवर्नर की आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, और वास्तव में उनकी मृत्यु तब हुई जब वे अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रहे थे और हमेशा के लिए पश्चाताप से भर गए थे। दरअसल वह सही था। यांग ये वास्तव में नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक पर 100 से अधिक विशेषज्ञों को हराने में असमर्थ था। हालांकि वह लापरवाह था क्योंकि उसे यांग ये के इतने करीब जाना था। बेशक यह सिर्फ वह नहीं था, यहां तक कि वे पहरेदार भी लापरवाह थे। या शायद यह कहा जा सकता है कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये शहर के गवर्नर को यहीं सड़कों पर मार देगा। जैसे ही वे सदमे से उभरे, वे तुरंत यांग ये की ओर झपटे। हालांकि वे कुछ कदम भी नहीं चल पाए थे कि वे रुक गए, क्योंकि यांग ये के हाथ में अचानक एक बिल्ला दिखाई दिया था, और यह तावीज मास्टर एसोसिएशन का बिल्ला था। अध्याय 77। क्या यह इसके लायक है? यांग ये ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि वे आगे बढ़ना बंद कर चुके हैं। वह जानता था कि एक तावीज मास्टर के रूप में उसकी पहचान के कारण ये गार्ड उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। जब उसने अभी अभी फ्लावर पैलेस के उन सदस्यों का सामना किया, तो यांग ये ने एक तावीज मास्टर के रूप में अपनी पहचान उजागर करने के बारे में सोचा था, लेकिन उसने अंत में ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो मौत और भी जल्दी आ जाएगी। जब उन्होंने यांग ये के हाथ में बैज देखा, तो गार्डों में से एक, जो नेता लग रहा था, ने गहरी आवाज में कहा, आप एक तावीज मास्टर हैं। यांग ये ने सिर हिलाया। नेता ने यांग ये को प्रणाम किया और कहा, साउथ पीस सिटी में तुमने जो कुछ किया है, मैं उसकी रिपोर्ट टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन को दूंगा। कृपया मुझे अपना नाम और पद बताएं। यांग ये, ग्रेड 4 तावीज मास्टर। यांग ये ने उदासीनता से कहा। वह जानता था कि यह नियम था। अगर वह इसे छिपाता या मना करता, तो इन लोगों के पास उसे पकड़ने का अधिकार था। नेता ने यांग ये की ओर मुट्ठी बांधी, और फिर वह मुड़ा और दूसरों को चिल्लाया, बर्खास्त करो।
तावीज़ मास्टर का दर्जा ग्रैंड किन साम्राज्य के कुलीनों से भी ऊंचा था, और यहाँ तक कुछ कुलीनों को जिन्हें कुलीनता की उपाधियां दी गई थी, उन्हें भी तावीज़ मास्टर के सामने झुकना पड़ता था। इसलिए चूंकि यह व्यक्ति जिसने साउथपीस सिटी के लियू कबीले और शहर के गवर्नर को नष्ट कर दिया था, वह एक तावीज़ मास्टर था, इसलिए यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें वह हस्तक्षेप कर सकता था, और उसके ऊपर के रैंक वाले लोग इसके बजाय तावीज़ मास्टर एसोसिएशन से संपर्क करते थे। जब उन्होंने यह सुना तो वे सभी बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़े और वहां से चले गए, और कुछ ही सांसों के भीतर वे सभी रात के आकाश के नीचे गायब हो गए। उन्हें जाते हुए देखने के बाद यांग ये ने अपने हाथ में तावीज़ मास्टर के बैज को देखा, और उसने धीमी आवाज में कहा, यह वास्तव में एक अद्भुत चीज है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की आकृति चमक उठी और रात के आकाश के नीचे गायब हो गई। डॉट 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 उस पत्थर के घर में जहां फैंग यू और लिटिल याओ इससे पहले छिपे हुए थे, किंग होन के 3 लोगों का समूह एक दूसरे के सामने बैठा था। जैसे ही वह पत्थर की मेज पर अनिश्चित रूप से टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी को देख रही थी, किंग होंग ने धीमी आवाज में कहा, बड़े भाई, क्या आपको लगता है कि यांग ये ठीक हो जाएगा? मंजी ने धीमी आवाज में कहा, छोटे हांग, अब यहाँ रहना हमारे लिए उचित नहीं है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। बेहतर होगा कि हम तुरंत शहर छोड़ दें और फिर कभी यहाँ न आएं। मंजी को अभी भी फ्लावर पैलेस के उन सदस्यों से थोड़ा डर लग रहा था। उनकी ताकतें ऐसी नहीं थीं कि उनका समूह उनके खिलाफ जा सके, फिर भी वे तीनों उन लोगों की रखवाली कर रहे थे जिन्हें फ्लावर पैलेस के सदस्य पकड़ना चाहते थे। सौभाग्य से फ्लावर पैलेस के वे सदस्य खून के प्यासे नहीं थे, अन्यथा वे तीनों शायद लाशों में तब्दील हो गए होते। किंग होंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, बड़े भाई, चलो थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। अगर यांग ये ठीक है तो वह निश्चित रूप से हमें ढूंढने आएगा। किंग होंग की ओर देखते हुए, जो जिद्दी बना हुआ था, मंजी ने आह भरते हुए कहा, छोटे होंग, बड़े भाई को पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। भाई यांग वाकई बहुत बढ़िया है, लेकिन हम 2 दुनिया के लोग हैं। भले ही वह उनके द्वारा पकड़ा न गया हो, लेकिन तुम दोनों का एक साथ रहना असंभव है। 20 से ज्यादा सालों तक एक दूसरे पर निर्भर रहने के बाद मंजी को किंग होंग के विचारों के बारे में कैसे पता नहीं चल सकता था। वह शुरू में इसका बहुत समर्थन करता था क्योंकि यांग ये वाकई बहुत बेहतरीन थी। इसलिए अगर किंग होंग उसके साथ रह पाती तो उसे निश्चित रूप से इतनी खतरनाक जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। हालांकि जब उसे पता चला कि यांग ये वह व्यक्ति है जिसे फ्लावर पैलेस पकड़ना चाहता था, तो उसने अपना मन बदल लिया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह एक नीच व्यक्ति था जो केवल व्यक्तिगत लाभ की परवाह करता था, बल्कि यह केवल इसलिए था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी छोटी बहन यांग ये और फ्लावर पैलेस के बीच के मामले में उलझ जाए। क्योंकि इस स्तर की दुश्मनी ऐसी चीज नहीं थी जिसे उनके जैसे छोटे भाड़े के सैनिक बर्दाश्त कर सकें। किंग होंग का चेहरा उसके बड़े भाई द्वारा उजागर किए जाने से थोड़ा लाल हो गया। हालांकि उसने इसका खंडन नहीं किया या इसे छिपाया नहीं, बल्कि उसने पूछा, किस आधार पर हम एक साथ नहीं रह सकते? बड़े भाई, क्या आपने वह कहावत नहीं सुनी है, प्यार ताकत, उम्र या संप्रदाय से परे होता है। जब तक 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तब तक कोई समस्या नहीं है। जियो ही, जो इस दौरान चुप रहा था, उसने किंग होंग की ओर देखा, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और अपने हाथ में ब्लेड के साथ खेलना जारी रखा। मंजी ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, छोटी हांग, क्या तुम खुद उन शब्दों पर विश्वास करती हो? ठीक है, भले ही वे शब्द सच हों, लेकिन क्या तुम और यांग ये एक दूसरे से प्यार करते हो? सिर्फ तुम जैसी मूर्ख छोटी लड़की ही उससे एक बार मिलने के बाद उससे प्यार कर सकती है। मेरी प्यारी बहन, तुम दोनों एक दूसरे को जानने के बाद से सिर्फ 2 बार ही मिले हो। तुम उससे कैसे प्यार कर सकती हो? किंग होंग ने मंजी को घूरते हुए कहा, तुम्हारे जैसे आदमी को सिर्फ वेश्यालयों में जाना आता है, वह समझ नहीं पाएगा। मैं अब तुम्हारे लिए अपनी सांसें बर्बाद नहीं करने वाला। दरअसल उस समय किंग होंग के मन में यांग ये के प्रति एक असामान्य भावना थी, और इसे प्यार नहीं कहा जा सकता था। अब यह प्यार में बदल गया था। इसका कारण यह था कि यह एक ऐसा परिवर्तन था जो लिटिल याओ और यांग ये की मां के साथ रहने के दौरान हुआ था। उसने लिटिल याओ और यांग ये की मां से यांग ये के अतीत के बारे में पता लगाया था। यह कहा जा सकता है कि यांग ये का अपने परिवार के प्रति रवैया और कठिनाई के सामने अडिग रहने की यांग ये की भावना ने उसे प्रभावित किया था। जब उसने किंग होंग को उसके कारनामों का खुलासा करते सुना, तो मंजी का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, मेरी प्यारी बहन, अपने बड़े भाई की सलाह सुनो और भाई यांग को भूल जाओ। चलो भाड़े के सैनिकों के रूप में अपना जीवन जारी रखें। भले ही यह थोड़ा खतरनाक और कठिन है, लेकिन हम दिल से सुकून महसूस करते हैं। अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। किसी भी हालत में मैं नहीं जाऊंगी। किंग होंग ने अपने होंठ सिकोड़े और थोड़े गुस्से में बोली। मंजी जोर से हंसा और फिर उसने शियाओ हेई की ओर देखा जो शुरू से ही चुप था। उसने कहा, शियाओ हेई, अपनी स्थिति स्पष्ट करो। तुम चले जाओगे या रुकोगे? जियो हेई ने मंजी की ओर देखा, और फिर उसने अपने खंजर से मेज पर एक शब्द लिखा, रुको। मंजी तुरंत क्रोधित हो गया।
जब वह कुछ कहने ही वाला था, यांग ये पत्थर के घर में घुस आया। यांग ये ने राहत की सांस ली जब उसने उन तीनों को देखा जो टेबल के सामने बैठे थे। वह अभी बोलने ही वाला था कि तभी एक व्यक्ति उसके गले लग गया, और इससे यांग ये का शरीर तुरंत अकड़ गया। किंग होंग ने यांग ये को जोर से गले लगाया और कहा, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? यांग ये ने उसे हल्के से दूर धकेल दिया। जब उसने देखा कि किंग होंग का चेहरा आंसुओं से लथपथ था, तो उसका दिल नर्म हो गया, और उसने तुरंत उसके आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, बड़ी बहन किंग होंग, धन्यवाद। बोलते समय उसने मंजी और शियाओ हेई की ओर देखा जो बगल में खड़े थे और कहा, धन्यवाद भाई मंजी और भाई शियाओ हेई। मेरी माँ और छोटी बहन की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। मंजी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई यांग, इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर भाई यांग न होते तो हम तीनों शायद पहले ही मर चुके होते। इसके अलावा भाई यांग ने हमें पैसे भी दिए हैं, इसलिए चाहे कुछ भी हो, हमें भाई यांग के परिवार की रक्षा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हालांकि आज रात के वे लोग, यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मंजी की बात बीच में ही रोक दी। उसने कहा, मैं समझता हूँ। वे लोग ऐसे अस्तित्व नहीं थे जिनका भाई मंजी और बाकी सभी लोग विरोध कर सकें। मैं इसके लिए आप सभी को दोष नहीं देता। मैं आज आप सभी की तलाश में आया हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने ब्लेडहैंड की स्थानिक अंगूठी के भीतर से एक कृपाण और खंजर निकाला, और फिर उसने कहा, ये दोनों डार्क ट्रेजर पीले रैंक के उच्च ग्रेड पर हैं, और यह इस समय के लिए मेरी छोटी बहन और माँ की रक्षा करने के लिए मेरा मुआवजा और धन्यवाद है। मंजी ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, भाई यांग, तुम क्या कह रहे हो? उस दिन तुमने हमें जो डार्क ट्रेजर और सोना दिया था, उसकी कीमत हमें काम पर रखने की कीमत से कहीं ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा हम तीनों तुम्हारी छोटी बहन और माँ की ठीक से रक्षा नहीं कर पाए। तो अब हम इन दो खजानों को कैसे ले सकते हैं? जियाओ हेई ने भी अपना सिर हिलाया। यांग ये ने उन्हें पत्थर की मेज पर रखा और कहा, मना मत करो, यह मेरा दिल से किया गया इरादा है। इसके अलावा ये दो डार्क ट्रेजर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी आप दोनों के लिए वे खजाने हैं जो आपकी ताकत में सुधार कर सकते हैं। मंजी ने अभी भी मना करने का इरादा किया, फिर भी किंग होंग ने किनारे से कहा, बड़े भाई, इसे ले लो। जब उन्होंने यह सुना, तो मंजी और शियाओ हेई एक पल के लिए झिझके, और फिर उन्होंने पत्थर की मेज से खजाने ले लिए। मंजी ने अपनी मुट्ठियां बंद की और यांग ये से कहा, धन्यवाद भाई यांग। जियो हेई ने भी अपना आभार प्रकट करने के लिए यांग यी की ओर अपनी मुट्ठियां मोड़ लीं। खजाने को लेने के बाद मंजी और शियाओ हेई ने एक दूसरे को देखा और फिर समझदारी से पत्थर के घर से बाहर निकल गए, और उन्होंने इसे किंग होंग और यांग ये के लिए छोड़ दिया। जब उसने देखा कि वे चले गए हैं, तो किंग होंग ने यांग ये की ओर देखा और कहा, क्या तुमने वह सब सुना जो मैंने अभी कहा? यांग ये पहले तो स्तब्ध रह गया, और फिर उसने थोड़ा चकित भाव से कहा, बड़ी बहन किंग होंग, आपका क्या मतलब है? किंग होंग ने कुछ नहीं कहा, और वह बिना पलक झपकाए बस यांग ये को देखती रही। थोड़ी देर बाद यांग ये इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने सिर हिला दिया। दरअसल जब वह पत्थर के घर के बाहर पहुंचा था, तो उसने मैंजी को किंग होंग को उसे छोड़ने के लिए राजी करते हुए सुना था। उस समय किसी भी शर्मिंदगी से बचने के लिए यांग ये ने घर में प्रवेश नहीं किया था, और वह कुछ समय के लिए बाहर सुनता रहा। सच में वह उस समय थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने यह सेक्सी और खूबसूरत महिला वास्तव में उसे पसंद करेगी। हालांकि वह थोड़ा हैरान था, लेकिन यांग ये के मन में कोई और विचार नहीं था। अब उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह जल्दी से अपनी ताकत बढ़ाए और अपनी मां को बचाए। किंग होंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया जब उसने यांग ये को सिर हिलाते हुए देखा, और फिर उसने अपनी नजरें हटा लीं। कुछ समय के लिए माहौल थोड़ा शर्मनाक हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद यांग ये ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, और फिर उसने एक स्क्रॉल और क्रिम्सन रेड तलवार निकाली जो उसने जियांग युआन से जीती थी, और उसने इसे किंग होंग को देते हुए कहा, बड़ी बहन किंग होंग, यह एक यालो रैंक मूवमेंट तकनीक और एक कम ग्रेड प्रोफाउंड रैंक तलवार है। यह आपके लिए है। क्यों? किंग होंग ने यांग ये को देखा जब उसने यह सवाल पूछा। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई कारण नहीं है। मुझे यह तुम्हें देना पसंद है, इसलिए मैंने इसे तुम्हें दे दिया। किंग होंग ने कुछ देर तक यांग ये को देखा और फिर उससे स्क्रॉल और तलवार ली और फिर बोली, मैं मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी और तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। मैं तुम्हारी माँ को बचाने के लिए तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे किसी वादे की जरूरत नहीं है, नहीं मुझे तुम्हें मनाने की जरूरत है। यांग ये का दिल कांप उठा। काफी देर बाद उसने हल्की सांस ली और कहा, क्या यह इसके लायक है? किंग होंग ने यांग ये को देखा और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह इसके लायक है या नहीं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, इसलिए मैं इस तरह से अभिनय कर रहा हूं। यांग ये उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यांग ये 1 घंटे बाद चली गई। जब वह यांग ये के जाने की दिशा को देख रही थी, तो किंग होंग का बायां हाथ लगातार उसके दाहिने हाथ की एक उंगली पर काली अंगूठी को रगड़ रहा था।
यह अंगूठी कुछ ऐसी थी जो यांग ये ने उसे जाने से पहले दी थी, और इसमें न केवल मूवमेंट तकनीक और तलवार थी जो उसने उसे दी थी, बल्कि इसमें 1000 से ज्यादा एनर्जी स्टोन भी थे। काफी समय बाद किंग होंग ने धीमी आवाज में कहा, मैं आपके पद चिन्हों पर चलने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। अध्याय 78 मास्टर लिन का शिष्य। साउथ पीस सिटी में यांग ये की हरकतों के बारे में उस गार्ड लीडर ने जिंग राज्य के कैपिटल सिटी को बताया, और कैपिटल सिटी के वाइस सिटी गवर्नर लियू रोंग तुरंत भड़क गए। यांग ये ने न केवल साउथ पीस सिटी में एक कबीले का सफाया किया था, बल्कि उसने साउथ पीस सिटी के सिटी गवर्नर को भी सड़कों पर मार डाला था। यह ग्रैंड किन साम्राज्य के कानूनों के प्रति घोर अवमानना। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साउथ पीस सिटी का सिटी गवर्नर उसका अधीनस्थ था। इसलिए उसने तुरंत राज्य की राजधानी में टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन शाखा को सूचित करने के लिए किसी को भेजा, और उसने टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन से यांग ये को कड़ी सजा देने के लिए कहा। जब शाखा के अधिकारी ने यांग ये की जांच की, और जब उसने देखा कि यांग ये मास्टर लिन का शिष्य था, तो यांग ये को गिरफ्तार करने का उसका इरादा तुरंत गायब हो गया। क्या मजाक है, मास्टर लिन के शिष्य को सजा देना। वास्तव में उसके पास यांग ये को सजा देने का अधिकार था, लेकिन लियू कबीले और एक छोटे से शहर के गवर्नर के लिए मास्टर लिन को नाराज करना, जो उससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं था, उसके दिमाग में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। तो इस अधिकारी ने ताई ची का खेल खेलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि यांग ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और उसने लियू रोन को राइजिंग सन सिटी जाने के लिए कहा। जब शाखा अधिकारी ने उसे ऐसा बहाना दिया तो लियू रोन गुस्से से आग बबूला हो गया। हालांकि उसने टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन के सदस्यों पर भड़कने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह मामले को जाने देने और इसे अनसुलझा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वह अधिकारी की तलाश में राइजिंग सन सिटी की ओर चल पड़ा। हालांकि लियू रोंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही उसने अपने आने का कारण बताया, इस अधिकारी की अभिव्यक्ति तुरंत बर्फीली हो गई, और अधिकारी ने उसे जाने के लिए भी कहा। क्षमा करें, मेरे पास यांग ये से निपटने का अधिकार नहीं है। वह सीधे इंपीरियल कैपिटल में मुख्यालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है, इसलिए आपको वहां जाना होगा। इस बार लियू रोंग क्रोधित नहीं हुआ। चूंकि वह एक बड़े शहर में वाइस सिटी गवर्नर का पद संभालने के लिए रैंक में ऊपर उठने में सक्षम था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि इस ग्रेड 4 टेलिस्मैन मास्टर यांग ये की उत्पत्ति निश्चित रूप से असाधारण थी। इसलिए उसने तुरंत अधिकारी से यांग ये की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ की। वह मास्टर लिन शान का शिष्य है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अधिकारी अपने कमरे में वापस चला गया। जब उसने ये शब्द सुने तो लियू रोंग बहुत देर तक स्तब्ध रहा, और फिर उसे ठंडा पसीना आ गया। हे भगवान, मैं वास्तव में मास्टर लिन के शिष्य को सजा दिलाने की कोशिश कर रहा था। क्या मैं मौत को दावत दे रहा हूँ? उसके जैसे बड़े शहर के वाइस सिटी गवर्नर की बात तो दूर, जिंग राज्य में सभी सैनिकों को नियंत्रित करने वाले मार्क्विस ने भी लिन शान को बेवजह अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। फिर भी वह यांग यी को दंडित करने के लिए किसी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। यह मौत को दावत देने से अलग नहीं था। हालांकि वह इस मामले को भूल नहीं सकता था। आखिरकार यांग ये ने शहर के गवर्नर को सड़कों पर मार डाला था और एक कबीले का सफाया कर दिया था। अगर वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाता तो ग्रैंड किन साम्राज्य निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेगा, और अगर वह इस मामले को आगे बढ़ाता है तो तावीज मास्टर एसोसिएशन के सदस्य निश्चित रूप से उससे निपटने के लिए साम्राज्य में अपने संबंधों का उपयोग करेंगे। इसके अलावा वह इस मामले को अपने से ऊपर के व्यक्ति के पास नहीं ले जा सकता था, जैसा कि उसके नीचे के लोगों ने किया था, क्योंकि वह पहले से ही शीर्ष पर था। भले ही जिंग राज्य का एक और सच्चा शासक था, लेकिन उसने इस मामले को उस व्यक्ति के पास ले जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह इस तरह के मामलों से निपटने के लिए ही अस्तित्व में था, और अगर उसने इसे अपने वरिष्ठ के पास ले जाया तो यह दर्शाता था कि उसके अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं था। इस मामले को आगे बढ़ाना एक समस्या थी, और यदि वह ऐसा न करते तो भी एक समस्या थी। टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन छोड़ने के बाद लियू रोंग जितना ज्यादा इस बारे में सोचता था, उतना ही ज्यादा उदास और उलझन में रहता था। अंत में वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। मादरचोद, तुम्हारे जैसे छोटे से शहर के गवर्नर और एक घटिया कबीले ने वास्तव में मास्टर लिन के शिष्य के साथ परेशानी मोल लेने की हिम्मत की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सब मर गए, लेकिन मुझे भी इसमें मत फंसाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए वाइस सिटी गवर्नर बनना आसान है? भले ही उसने इस तरह से शाप दिया हो, लियू रोंग फिर भी राजधानी किन में तावीज मास्टर एसोसिएशन के मुख्यालय की ओर चल पड़ा। इस बार उसने यह नहीं कहा कि वह यांग ये को दंडित करना चाहता था, और उसने बस वह सब कुछ बताया जो यांग ये ने साउथ पीस सिटी में किया था। बेशक उसने अतिशयोक्ति भी नहीं की, और जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह चुपचाप मास्टर लिन के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, क्योंकि मास्टर लिन इतने समय बाद भी नहीं बोले थे, और वह लगभग तुरंत ही गुस्से से उछलने लगा, क्योंकि मास्टर लिन वास्तव में सो गए थे। लियू रोंग ने बलपूर्वक उसका क्रोध सहन किया और हल्की आवाज में कहा, मास्टर लिन, इस मामले के बारे में
लिनशान ने अपनी आंखें खोली और आसपास के वातावरण पर नजर डाली, और फिर उसने अपनी नींद भरी आंखों को रगड़ा और लियू रोंग को देखते हुए एक हैरान भाव से कहा, आप हैं। लियू रोंग की पलकें फड़कने लगीं और उसके दिल में लाखों गालियां उमड़ने लगीं। उसने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को बलपूर्वक सहा, फिर उसने एक बार फिर सब कुछ बताया। लियू रोंग की बात सुनने के बाद लिनशान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उस लड़के ने वास्तव में साउथ पीस सिटी में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। वह वाकई एक कमीना है। चिंता मत करो, मैं उसे बिल्कुल नहीं बचाऊंगा, और मैं उसे व्यक्तिगत रूप से यहाँ वापस लाऊंगा और उसे ठीक से सिखाऊंगा। कितना अपमानजनक है। बस इतना ही। लियू रोंग दंग रह गया, और फिर उसने कहा, मास्टर लिन, साम्राज्य के कानूनों के अनुसार। लिनशान अचानक उठ खड़ा हुआ और हल्के गुस्से से बोला, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं उसे सजा दूंगा? तुम और क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे शिष्य को मरवाना चाहते हो? जैसे ही वह बोल रहा था, उसके शरीर से ज्वलंत लाल गहन ऊर्जा की एक किरण निकली, और वह एक ज्वालामुखी की तरह लग रहा था जो फटने वाला था। लियू रोंग बार बार पीछे हटते हुए बोला, मास्टर लिन, अपना गुस्सा शांत करो। मेरा यह मतलब नहीं था। मेरा वास्तव में ऐसा मतलब नहीं था। मुझे बस अपने वरिष्ठों को स्पष्टीकरण देना है। लिनशान ने बड़बड़ाते हुए कहा, आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। मैं इस मामले से निपटने के लिए मंत्री लीसी की तलाश करूंगा। आप जा सकते हैं। यह सुनकर लियू रोंग ने राहत की सांस ली और कहा, मैं अब विदा लेता हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह जल्दी से पलटा और चला गया। वह वास्तव में अपने पूरे जीवन में कभी भी टेलिस्मैन मास्टर से निपटना नहीं चाहता था। लियू रोंग को जाते हुए देखने के बाद लिनशान ने जोर से हंसते हुए कहा, यह आदमी बिल्कुल बाओ एर जैसा है। वे दोनों मुसीबत से दूर नहीं रह सकते। भले ही लिनशान यांगे से नहीं मिला था, लेकिन उसने यांगे को अपना शिष्य बना लिया था। यह पूरी तरह से यांगे की प्राकृतिक प्रतिभा की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि यांगे ने तलवार संप्रदाय में बाओ एर को बचाया था। उसके दिल में बाओ एर का मूल्य हर चीज से बढ़कर था। इसलिए भले ही यांगे कोई तावीज मास्टर न हो, उसका शिष्य न हो, और सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हो, फिर भी वह यांगे की रक्षा के लिए आगे आएगा, क्योंकि यांगे ने बाओ एर को बचाया था। डॉट 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 किंग होंग और अन्य लोगों से विदा लेने के बाद यांगे ने साउथ पीस सिटी में फ्लावर पैलेस के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्र की। इस तरह से पूरा दिन बर्बाद करने के बाद यांगे यहाँ और नहीं रुका, और उसने तलवार संप्रदाय में लौटने के लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग किया। तलवार संप्रदाय में पहुंचने पर यांगे ने सु किंगशी और लिटिल याओ के बारे में सोचा। हालांकि वह नहीं जानता था कि सु किंगशी कहाँ रहता है, इसलिए वह केवल हार मानकर कूल ब्रीज गॉज की ओर जा सकता था। विशाल चट्टान पर यांगे ने छोटे साथी को बुलाया, और फिर उसने क्विंगक्सू से शर्त में जीता हुआ वर्मिलियन स्पिरिट फल उसे दे दिया। वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि इस सिंदूरी आत्मिक फल का किस प्रकार का गहरा प्रभाव था, क्योंकि इसने वास्तव में उस छोटे से जीव को बलपूर्वक इसे छीनने में संकोच नहीं करने दिया। जब उसने फल देखा, तो उस छोटे से बच्चे ने जल्दी से फल को अपनी बाहों में भर लिया, और फिर अपने छोटे से सिर से फल को रगड़ने लगा। उसका छोटा सा मुंह थोड़ा सा खुला, और वह फल खाने ही वाला था कि उसे कुछ सूझा। उसके बाद उसने फिर से अपना मुंह बंद कर लिया और परेशान सा लग रहा था। जब उसने उस छोटे साथी को इस तरह से कार्य करते देखा, तो यांगे ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें यह पसंद है, तो इसे खाओ। छोटे से साथी ने अपना सिर हिलाया, और फिर वह प्रकाश की एक बैंगनी किरण में बदल गया जो यांगे के भंवर डेंटियन में प्रवेश कर गई। उसके बाद यांगे की चकित निगाहों के सामने छोटे साथी ने फल को यांगे के भंवर डेंटियन में गहन ऊर्जा के कुंड में रख दिया। छोटे साथी, तुम क्या कर रहे हो? यांगे ने पूछा जब उसने छोटे साथी को ऐसा करते देखा। छोटे से साथी ने अपने पंजे कई बार हिलाए। हालांकि यह समझना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी यांगे ने आखिरकार इसे समझ लिया। उसने मुंह में लार भरी और फिर पूछा, आप कह रहे हैं कि अगर वह फल वहां लगाया जाता है, तो भविष्य में वहां बहुत सारे फल होंगे? बैंगनी मिंक ने उत्साह से सिर हिलाया। यांगे अवाक रह गया। यह छोटा सा लड़का वाकई बहुत शरारती है। हालांकि उन्होंने इसे नहीं रोका, क्योंकि जब तक वह छोटा सा बच्चा खुश था, तब तक उन्होंने उसे अपनी मर्जी से काम करने देने का निर्णय कर लिया था। यांगे ने उस छोटे से लड़के पर कोई ध्यान नहीं दिया, और उसने तलवार की पेटी वापस ले ली जो बाओ र ने उसे दी थी। उसने तलवार की पेटी पर ताबीज के निशानों को देखा और कुछ देर के लिए हिचकिचाया, फिर उसने अपनी गहन ऊर्जा उसमें डाल दी। जैसे ही उसकी गहन ऊर्जा तलवार की पेटी में डाली गई, उस पर लगे तावीज के निशान तुरंत चमक उठे, और तावीज के निशान ऐसे लग रहे थे जैसे कि वे जीवित हो गए हों और तलवार की पेटी की सतह पर तेजी से बहने लगे। अचानक उसमें मौजूद 36 उच्च श्रेणी की पीली रैंक की तलवारें हवा में उछल गईं, और वे कई तलवार की रोशनी में बदल गईं जो दूर जंगल के ऊपर आसमान में तैर रही थीं। 36 तलवारें हवा में क्षैतिज रूप से लेट गईं और जंगल के ऊपर आसमान में एक घेरा बना लिया। उसके बाद उनका बनाया हुआ घेरा तेज गति से घूमने लगा।
एक निश्चित समय पर 36 तलवारों की नोकें अचानक नीचे की ओर मुड़ गईं, और फिर वे अचानक नीचे के जंगल की ओर गिर पड़ीं। भाई भाई भाई, जंगल का वह विस्तार धमाका हो गया। पहाड़ और धरती हिल गई और पेड़ों के अनगिनत टुकड़े आसमान में उछल गए। अगले ही क्षण 36 तलवारों से तलवारों की रोशनी की असंख्य लड़ियां निकलीं, जो पूरे जंगल में नृत्य करने लगी, और कुछ ही समय में जंगल का वह विस्तार बंजर समतल भूमि में बदल गया। जैसे ही उसने समतल भूमि के बंजर विस्तार को देखा, यांग ये ने घुटकी भरी सांस ली, और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, क्या भयानक तलवार संरचना है। इस तलवार संरचना की ताकत ने यांग ये को वाकई चौंका दिया था। उनका मानना कि कुछ उच्च श्रेणी की प्रोफाउंड रैंक तलवार तकनीक भी इस तलवार संरचना की ताकत की बराबरी नहीं कर सकती। किसी भी मामले में उनकी ऊर्जा विभाजित तलवार तकनीक और तलवार क्यूई फिंगर इस तलवार संरचना की तुलना करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी। हालांकि इस तलवार संरचना में एक खामी थी, और वह यह कि इसमें लगने वाली गहन ऊर्जा की मात्रा वास्तव में बहुत ज्यादा थी। इस अवधि के दौरान जब उसने तलवार संरचना को सक्रिय किया था, उसे अपनी गहन ऊर्जा को तलवार की छाती में लगातार डालना पड़ा, क्योंकि केवल इसी तरह से तलवार संरचना को सक्रिय किया जा सकता था, और इस समय इस छोटी अवधि के लिए इसका उपयोग करने से उसके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा लगभग सूख गई थी। यांग ये ने जल्दी से अपनी गहन ऊर्जा को तलवार की पेटी में डालना बंद कर दिया। जैसे ही उसने रोका, आकाश में उड़ रही 36 तलवारें हिलना बंद हो गईं, और फिर वे तलवार की पेटी में वापस चमक उठीं। मैं भविष्य में इसे जीवन रक्षक तुरुप के पत्ते के रूप में उपयोग कर सकता हूं। यांग ये ने उसे देखते हुए धीमी आवाज में कहा। बैंगनी रंग की चमक चमकी, और फिर बैंगनी मिंक यांग ये के सामने प्रकट हुआ। बैंगनी मिंक ने अपना छोटा पंजा यांग ये की तलवार की छाती पर तान दिया, और फिर उसने यांग ये के पेट की ओर इशारा किया। आप कह रहे हैं कि मुझे इस तलवार की पेटी को छोटे भंवर में रख देना चाहिए? यांग ये ने आश्चर्यचकित भाव से पूछा। बैंगनी मिंक ने सिर हिलाया। यांग ये एक पल के लिए झिझका, और फिर उसने सिर हिला दिया। हालांकि वह थोड़ा उदास महसूस कर रहा था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि अपने वोटेक्स डैंटियन में चीजें कैसे डालनी हैं। अंत में उसने छोटे से साथी को देखा और कहा, मुझे इसे वहां रखने में मदद करो। छोटे साथी ने सिर हिलाया और फिर अपने छोटे पंजे को हिलाया, इससे पहले कि वह यांग ये के हाथ में मौजूद तलवार की पेटी के साथ यांग ये के भंवर दानटियान में प्रवेश कर जाए। यांग ये ने क्षितिज में चमक की झलक देखने के लिए अपना सिर उठाया, और उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे तकनीक मंडप में जाना है, यह देखने के लिए कि क्या कोई शारीरिक शोधन तकनीक है। मुझे जल्द से जल्द पहले स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ना है। माँ, आपको मेरा इंतजार करना होगा। एक ताइची की अवधारणा बल के साथ आगे बढ़ते हुए उसे दूर की ओर मोड़कर उसे फैलाने की है। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।